देखिए हमने आपको बताया था कि वायु में जैसे हवा, वायु, पवन तीनों एक ही चीज है, लेकिन तीनों का जो प्रयोग होता है अलग अलग जगह पे होता है। जैसे हवा अगर हम कहते हैं तो जो हवा चलती है हमारी शीतलता, ठीक। पवन की अगर हम बात करते हैं तो पवन में गति होती है, ठीक। तो ये जो बालुका स्तूप होते हैं, हमारी जब पवनें बहुत तेज चलती हैं, जब इनकी गति अधिक होती है, तो ये जब बालू का कण इकट्ठा करके ले आते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि जब वायु चलती है, पवन चलती है, तो उसकी जो गति होती है कहीं ना कहीं जाकर स्पीड होगी। भाई यहाँ अगर पवन की गति बहुत तेज है तो यहाँ का कंकड़, पत्थर, बालू कुछ दूर तक जाएगा। तो जहाँ पर जाते जाते जब पवन की गति कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो ये बालू के कण वहीं पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ये बनते बनते एक ऊंचाई सा एक स्तूप का निर्माण कर लेता है। इसी को कहा जाता है बालू का स्तूप। लिखिए थोड़ा सा। पवन द्वारा रेत एवं पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालुका स्तूप कहा जाता है। बालुका स्तूप कहा जाता है। इनके आकार में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालुका स्तूपों का निर्माण देखने को मिलती है स्तूपों का निर्माण शुष्क तथा अर्धशुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों में झीलों के रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली बाढ़ के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए ये क्या रहा है, बालुका स्तूप पाए कहाँ जाते हैं। इनके जो स्वरूप होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। डिपेंड क्या करता है, वायु की गति क्या है, ठीक है। जहाँ पर वायु बहुत तेज चलती हो सकता है वहाँ पे। अब जैसे अभी आज पूछा गया कि ये स्तूप कहाँ पे पाए जाएंगे, शुष्क का मतलब क्या हो गया, गर्म। अभी ये धूल है और अगर अभी हवा चले तो धूल उड़ेगी, लेकिन अब अगर अभी पानी बरस जाए तो क्या धूल उड़ेगी, नहीं। तो ये जो स्तूप पाए जाते हैं शुष्क क्षेत्रों में। शुष्क मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जाहिर सी बात है, गर्मी क्यों ज़्यादा पड़ती है, धूप ज़्यादा होती है, तब
टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे चाहे मिट्टी हो, बालू हो, जो भी चीज़ें हैं कमज़ोर रहते हैं या उखड़े उखड़े रहते हैं। थोड़ी सी भी वायु की गति चलती तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। भाई जो बड़ा कण है थोड़ी दूर तक जाएगा, लेकिन जो धूल के कण है, छोटे छोटे बालू के कण है, आप देख रहे हो कि जब आंधी आती है तो बहुत दूर तक जाते हैं, बिल्कुल बहुत दूर का तूफान जो होता है, मिट्टी, धूल, बालू के कण सब हमारे ऊपर आते हैं ना। लेकिन अगर सोचिए कि आंधी आने से पहले अगर पानी बरसती तो क्या उतना मिट्टी का कण, बालू का कण, धूल ये सब उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जहाँ से बालू उड़ेगा वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि यह है जो स्तूप पाया शुष्क क्षेत्र हो, अर्ध शुष्क क्षेत्र हो, मतलब कि जहाँ पे बहुत गर्मी है और जहाँ पे आधी गर्मी है, कम गर्मी है। और रेतीले भाग, समुद्र के किनारे हम लोग देखते हैं, समुद्र तट पर क्या पाया जाता है? बालू पाया जाता है। और कभी कभी कुछ झील होती है उनमें भी रेतीले भाग पाए जाते हैं। जो झील होती है कभी कभी आप देखेंगे आधी झील सूख जाती है, जैसे आप सोचिए गंगा नदी, गंगा नदी है तो नदी, अगर हम भी आपसे कह दें कि गंगा नदी पे भी रेतीला भाग पाया जाएगा तो आप सोचेंगे सर हम तो आप कह देते हैं जहाँ पे गर्मी पड़ती है, जहाँ पानी नहीं पाया जाता है, वहाँ पे बालू का स्तूप पाया जाता है, तो गंगा नदी पर कैसे पाया जाएगा? तो गंगा नदी में जब अभी जून, जुलाई, अगस्त में जब पूरा का पूरा पानी भर जाता है तब तो वहाँ बालू का स्तूप नहीं पाया जाएगा। लेकिन अभी जो गंगा जी सूख रही है वहाँ तो बालू का स्तूप पाया जा सकता है। हवा तेजी से चलेगी तो पूरा का पूरा बालू उड़ जाएगा। सेम उसी तरीके से कुछ झील भी होती है, तालाब, उनके जब कुछ भाग सूख जाते हैं तो सूखने वाले भाग क्या होते हैं? रेतीले हो जाते हैं, वहाँ पे बालू ही बालू दिखने मिलती है। तो उस भाग में भी क्योंकि जब पवनें चलती हैं तो अपनी गति से, अपनी ताकत शक्ति से उन बालू के कण को भी उठा के विसरा के लिए रहती हैं और एक जगह पे क्या करती है? इकट्ठा करती हैं। तो बालू का स्तूप कहाँ पाया जाएगा? शुष्क क्षेत्रों में। और शुष्क क्षेत्रों में रेतीले भाग के बीच में नदी का, नदी, समुद्र का किनारा और झीलों का तट। अब समझ आया ये चीज? तो कुल मिलाकर के आप मोटी मोटा समझो कि ये चीजें आप देखेंगे कि अगर आप चले जाइए रेगिस्तान में तो रेगिस्तान में हम देखते हैं कि वहाँ बालू के बड़े बड़े भीटे होते हैं। भीटे जानते हो ना, जैसे भीटा जिसको कहते हैं कि कोई चीज़ जब बालू एक जगह इकट्ठा होकर ऊपर उठ जाता है तो उसे हम कहते हैं भीटा। तो ये ऐसे भीटे नहीं होते हैं कि बालू हवा के द्वारा ये बालू जाकर के उसी भीटे में इकट्ठा होता चला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। तो यह स्तूप का अगर आप प्रकार पूछेंगे इससे कई प्रकार होते हैं और यह विभिन्न तरीके से होता है। कोई त्रिकोणा होता है, कोई चौकोर होता होगा, कोई त्रिभुज के आकार में होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हवा की गति कितनी है और उस हवा के क्षेत्र में आने वाले बालू के कण कितने हैं। धूल मिट्टी की, धूल मिट्टी इकट्ठा होने में समय लगता है, लेकिन जो कि बालू का जो कण होता है, आप मिट्टी के कण को पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। बालू का कण, बालू कण आप पकड़ लेंगे या आप हाथ कर लेंगे तो एक बालू का कण आप पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि आप मिट्टी का कण पकड़ो तो आप मिट्टी का कण नहीं पकड़ पाओगे। इसका मतलब कि बालू का कण इकट्ठा जल्दी होगा और मिट्टी का कण या मिट्टी इकट्ठा देर से। इसलिए डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में बालू का क्षेत्र कितना है और मिट्टी का क्षेत्र कितना है। बालू का क्षेत्र ज़्यादा है तो स्तूप अलग प्रकार का होगा और मिट्टी का क्षेत्र ज़्यादा है तो स्तूप अलग प्रकार का होगा। इसीलिए कहा जाता है ये स्तूप विविध प्रकार के होते हैं। आगे लिखिए। हाँ हाँ बताओ बताओ। अभी जब आप जाओगी इधर जमुना नदी की तरफ उस तरफ पर तो ये वहाँ पे पूरे खदान है, वहाँ के पानी के अंदर से जेसीबी के द्वारा पूरा निकाल के बालू ट्रक में ला देते हैं। उसी में कुछ बालू वाइट वाला होता है जिसको कुछ लोग मोरक कहते हैं, वो भी होता है। तो कुल मिलाकर नदी के अंदर से निकाला जाता है। वह नदी के अंदर तभी तो होता है ना कि खदान इतना ज़्यादा होती है कि नदी की गहराई बढ़ जाती है, तो
जब नदी की गहराई बढ़ जाती है तो एक जगह अगर आप नदी की गहराई बढ़ा दोगे तो नदी की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसका जो बहाव क्षेत्र होता है कमजोर हो जाता है और नदियाँ बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। बूढ़ी मतलब कि भाई अब आप ऐसे सोचो कि कोई चीज़ पैदल में चल रहा है और आधा दूर में जा करके आप क्या करो, उसको कुआं खोद दो इसमें, तो जिस हिसाब से नदी की गति है कमजोर होगी कि नहीं होगी। यहाँ से नदी गई, जैसे ऐसे समझो आप ये नदी का रास्ता है, ठीक है, ये नदी चल रही है और बराबर गति से चल रही है। आपने क्या किया कि नदी को यहाँ पर आपने खदान बना दिया, जेसीबी लगा करके एक जगह आपने इतना गड्ढा करके बालू निकाल दिया। अब ये जब नदी अपनी गति से यहाँ आएगी तो यहाँ का नदी कमजोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पहले यहाँ से इसी गति यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से आएगी तब फिर तब यहाँ, तो इस वाले क्षेत्र में इसकी जो गति होगी क्या हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी और जो इसका प्रवाह क्षेत्र होगा वह कमजोर हो जाएगा। तो इसके जितने भी बहाव क्षेत्र में गंदगी आती है वो क्या होगी, एक जगह इकट्ठा हो जाएगी। और इस नदी की जो देखिए नदियों हमने आपको पढ़ाया अभी कि कुछ उफनती हुई नदियाँ चलती हैं, कुछ की गति बहुत कमजोर हो जाती है, ऊपरी सतह नीचे में बढ़ा सकते हैं आपको ना। तो उसी तरीके से ये जो बालू कहाँ से आता है, ये नदी के अंदर से निकाला जाता है जेसीबी लगा करके। पूरा बिल्कुल पहले क्या था, जब जेसीबी नहीं थी तो लोग बंधा बना देते थे, बंधा बनाने में भी टाइम लगता था, बंधा बना के पानी की प्रभाव को रोका जाता था या कम किया जाता था और उसको आदमी के द्वारा फावड़े से बालू निकाला जाता था जब मशीन नहीं थी। लेकिन अब जेसीबी आ गई है, पानी में इसमें बहुत मतलब नहीं है। जेसीबी इतनी बड़ी जेसीबी है कि इस किनारे पर पड़ी होती है, उठा के अपना मूड़ी ले जाके नदी में डाल देगा, ठीक, और वहीं से 100 200 फीट एक ही बार में उठा के बगल में सब ट्रकें लगी रहती, सब लाते रहते हैं। तो ये जो बालू आते हैं यह नदी के अंदर से निकाले जाते हैं। अब कहोगे सर फिर वाइट क्यों हो जाता है, लाल क्यों हो जाता है, ये भी तो बात है ना कि जैसे जैसे हमारे ज़मीन जिस तरीके से कहीं इतने दूर में आप देखेंगे कुछ ज़मीनें उपजाऊ हैं, कुछ मिट्टी अलग है, आप अपने घर की मिट्टी देखोगे अलग है, घर के पीछे की मिट्टी आप देखोगे कुछ अलग तरीके की होगी। तो वो डिपेंड करता है कि उस नदी के क्षेत्र में वाइट वाला क्षेत्र है कि लाल वाला क्षेत्र है, इस तरह से होता है। तभी तो आप कौशाम्बी वगैरह जो जमुना का घाट है वहाँ पर आप देखेंगे बालू की जो माफिया है बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और सरकार उसको रोक लगाती है। क्यों रोक लगाती है कि जब ये ज़्यादा खतरा कर लेंगे तो नदियों की जो गति है वो समाप्त हो जाएगी, और जब नदी की गति समाप्त हो जाएगी तो नदियाँ सूखने लगेंगी, तो नदियाँ सूखेंगी तो आप सोचो कि जब नदी ही नहीं रहेगी तो इस नहर में पानी कैसे आएगा, इस नहर में पानी नहीं आएगा तो स्वाति के घर की सिंचाई कैसे होगी, सिंचाई घर की नहीं होगी तो अन्न कैसे उपजेगा, अन्न नहीं उपजेगा तो हम लोग खाएंगे क्या, हम लोग खाएंगे नहीं तो हम लोग जिएंगे कैसे, फिर बात आ गई ना। इसलिए सरकार देखिए कहा जाता है कि नदियाँ किसी भी सभ्यता की प्रधान, सभ्यता का मतलब जीवन की एक जीवन रेखा होती है, प्रधान होती है। और ये जो नदियाँ सूख जा रही हैं ये हम लोग के लिए, हम लोग की आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही मतलब नुकसानदायक है। आने वाली पीढ़ी मतलब 2-3 पीढ़ी, अभी 2-3 बार लोग आए भी जाएंगे, लेकिन ये जो कटाव रोका जाता है इसीलिए कि बड़ी बड़ी नदियाँ इसे डिस्टर्ब हो जाती हैं। क्योंकि अब गंगा नदी की अगर हम लोग बात करें तो गंगा नदी कहाँ से निकल के आती है, कहाँ तक जाती है, पूरा उत्तर प्रदेश बिहार तक। अब सोचो कि गंगा नदी को भी आप समाप्त कर दो, सोचिए कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, आप सोचिए। तो इसलिए ये जो कटान होता है, कटान पे रोक लगाया जाता है। हाँ, कहीं कहीं कटान को वो भी किया जाता है कि यहाँ पे कटान किया है, कहाँ पे जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, कहीं किसी जगह पे चढ़ाई ज़्यादा पड़ रही है, चढ़ाई मतलब नदियों की भी तो एक गति होती है, बहुत ज़्यादा जब नदियों में ताकत है तो किसी भी चीज़ को तोड़ते काटते निकल जाती हैं। लेकिन जब नदियाँ बहुत पुरानी हो जाती हैं तो उनको रास्ता बनाने के लिए कटाव करना पड़ता है, तो वहाँ पर खदान के लागू कर दिया जाता है कि ठीक है इस वाले क्षेत्र में इतने हेक्टेयर में आप क्या करते हैं, खदान कर सकते हैं, तो परमिशन होता है। और ये जो चोरी से करते हैं विदाउट परमिशन करते हैं। तो जो बालू की बात हम लोग कर रहे हैं, बालू नदी के किनारे से ही मतलब नदी के अंदर से ही निकाला जाता है। अब जैसे तटों के बालू को ज़्यादा आ जाता है, जैसे मान लीजिए अभी गंगा नदी की बात अगर हम लोग करें तो हम लोग जुलाई अगस्त में देखेंगे तो यहाँ बालू
मतलब नीचे मिलेगा। लेकिन जब ये नदी कमजोर हो जाती है, सूख जाती है, तो सारे बालू ऊपर आ जाते हैं। तो अभी आप ट्रक ले जा करके जो सूखा हुआ क्षेत्र है वहीं से बालू भर के आप ले जाने का काम कर सकते हो। तो नदी के अंदर से ही बालू निकाले जाते हैं। आइए हेडिंग डालिए, जलवायु का अर्थ। जलवायु का अर्थ जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है। औसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। सरल शब्दों में किसी इलाके में अगर एक ही मौसम काफी दिनों तक या लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। मौसम कुछ घंटों एवं दिनों में बदल सकता है। वहीं जलवायु बदलने में सैकड़ों, हजारों, साल का समय लगता है। तो सुनने गया होगा मौसम और जलवायु। मौसम जो कुछ दिन और कुछ घंटे का होता है और जलवायु जो बहुत अधिक दिनों तक बना रहता है। जैसे हमारे यहाँ 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हमारे यहाँ कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 3 ना, खुल बोलो। ज़्यादा गर्मी वर्षा, सीधे शब्दों में 4-4 महीने का माना जाता है। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो देखो, ठीक अभी बदल गया, अभी घंटे के बाद फिर बदल जाएगा, सुबह फिर बदल गया, रात में फिर बदल जाएगा। लेकिन मौसम किस चीज़ का है? गर्मी। मौसम किस चीज़ का है? गर्मी का है। मतलब सॉरी, जलवायु क्या है? गर्मी की है। लेकिन मौसम क्या करता है? अभी देखो ठंडी आ जाएगी भाई। अभी 500-900 में आप देखिए कितनी भयंकर गर्मी थी, लेकिन रात में आधी पानी आ गया, मौसम ठंडा हो गया। मौसम ठंडा हो गया, जलवायु ठंडी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जलवायु 4 महीने की फिक्स है। अब ये जलवायु कब बदलेगी? 100-200 साल, 1000 साल के बाद बदलेगी। क्या होगा? जब हम लोग पूरा बात करेंगे, हम लोग एक पेड़ काटेंगे, हम लोग सब लोग अपने हर कमरे में AC लगवा लेंगे, ठीक, हम लोग इतनी गाड़ी खरीद लेंगे कि खूब धुआं मचाएंगे, तो क्या हो जाएगा? जलवायु बदल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ओजोन गैस की मात्रा कम हो जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा। तो जो 4 घंटे का हमारे यहाँ ठंडी का मामला होता है, फिर 1 घंटे कम हो जाएगा, होगा इससे। तो जलवायु, लेकिन इतना करने में क्या होगा? हम लोग चले जाएंगे, फिर अगर पैदा होंगे तो फिर क्या कर जाएंगे? तब ये होगा कि अच्छा, हम लोग जब पहले बार थे तब तो ठंडी 4 महीना की थी, अब कितनी होगी?
तो ये जलवायु बहुत आसान चीज़ है, इसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं है। और मौसम क्या है, ये हर घंटे हर दिन जब उस शाम के लिए बदल सकता है, लेकिन इस साल तो ज़्यादा बदल रहा है ना। एक बार मैं भी घर गया था तो थोड़ा काम चोर दूँ, लेकिन जहाँ ट्रैक्टर लगा था वहाँ खड़ा था, हम लोग खड़ा था उतना ही बहुत था, खड़ा होकर देख मतलब। तो अब ये इसलिए था कि बिल्कुल मौसम नहीं करने आता, ऐसा नहीं है, करने वाले रहते हैं। अब ऐसा भी नहीं मतलब कभी किया नहीं हूँ, और पहले तो करने से भागता था और अब लोग करने नहीं देते, लेकिन ज़्यादा होगा तो जगह में चला जाता हूँ। तो करने वाले हैं, बहुत लोग हैं। बाकी अब तो कौन करता है, सब आदमी करते हैं, लेकिन फिर भी घर के लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं नहीं करता हूँ, कारण यह है कि अब करता नहीं हूँ या कर नहीं पाता हूँ, आप समझ लो, करता नहीं हूँ या कर नहीं पाता हूँ, दोनों उसी में है। लेकिन कर नहीं पाता हूँ ये ज़्यादा सही है, या लोग हमको करने नहीं देते, जो भी है। तो गया था, लेकिन देखा वाकई में कितनी मेहनत होती है। जब लोग गेहूँ लगा हुआ वो ऊपर से उतर के आए, सबके चेहरे बदल गए थे, ये काले मतलब पूरा। तो फिर ये हुआ कि तब हम मंगाया, उनको पूरी समोसा मंगा खिलाए। तो वाकई में देखो सही बात है कि जिसको मजदूर कहा जाता है, मजदूरी या मेहनत भाई हर आदमी करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिसके पास वाकई कोई विकल्प नहीं है, उतना मेहनत अगर हमें करना पड़े या हम लोग को करना पड़े, तो बुखार तो आना बिल्कुल है। एक दिन काम होने के बाद जो नहीं किया है और जो कर रहा है तो करेगा भाई, उसकी आदत है। लेकिन हम तो देख करके ही घबरा जाते हैं, अगर कभी इस तरह की कंडीशन में करना पड़े तो कैसे होगा। लेकिन हो जाता है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही हो जाता है। जब तक आपके ऊपर नहीं आया है या आप नहीं कर रहे तो आपको लगता है बहुत कठिन काम है। लेकिन जब आप करने लगेंगे या करना पड़ेगा, दोनों बातें हैं, करने लगेंगे या करना पड़ेगा, तो वो हो जाता है। क्योंकि जो करने वाला वो भी पापी जैसा है, बस यही है आप किए नहीं है या कर नहीं है, वो अगला आदमी कर रहा है, उसकी जरूरत है वो कर रहा है, लेकिन बहुत मेहनत होती है। तो हम गए तो अपने काम में फोटो खींच खड़े हो गए। चलो ये टॉपिक हम लोग की। अच्छा एक और है वाष्पीकरण, इसमें देखिए हमको बचाने में हमारी बहनें थी, हमसे बड़ी बड़ी बहनें थी, तो वो लोगों को सब बचा के कभी हमको करने कभी नहीं करने दी। और कुछ काम छोटी भी थी और जो बड़ी थी वो सब, हाँ तो वो तो हम लोग छोटे थे, लेकिन हमें वो लोग बचा दिए, बचते बचाते भी हम काम चोर हो गए। और उसके बाद जब वो लोग चली गई तो और लोग हो गए, तो इसलिए फिर हम तब तक इधर भाग आए। ठीक, तो सारी कहानी फिक्स हो गई। और आइए देखते हैं हम लोग वाष्पीकरण। जब कभी लोगों को लगता था कि हमारे ऊपर कोई काम आने वाला है, तो वो लोग हमें कहीं चौराहे पर भेज देते सिलाई लेने वाला सामान लाने के लिए। ठीक, ये है वो। तो उसके बाद हम भी जब जाते थे तो आधा घंटा काम 1 घंटे में वापस आते थे, आराम धूप टाक के, मतलब कुल मिला के इसी तरीके से लोग हमको बचा ले जाते थे कि नहीं इनको काम न करना पड़े। तो लेकिन ये है कि हम भी उन लोगों का बहुत, सबका बहुत ध्यान देते हैं। और आइए देखते वाष्पीकरण क्या है, सोच लो वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण बताओ। थोड़ा सा जगह भी अलग है सब। भाई धूप के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा जो पानी, जमीन का पानी जो वाष्प होता है उसी में क्या करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं। धूप ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और धूप अगर कम रहेगी या मौसम में नमी रहेगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। आप देखे होंगे कि अभी गर्मी है और बरसात में आप देखे होंगे कि अचानक धूप तेज भी होती है, लेकिन वह धूप
उतना वाष्पीकरण नहीं कर पाती जितना आज की धूप करती है, क्योंकि उस धूप में नमी रहती है। इस धूप में उष्णता रहती है, मतलब गर्मी रहती है, हीटेज रहती है। लेकिन उस वाली गर्मी में क्या रहती है, नमी रहती है। वो आप देखेंगे धूप लगती है तो हम लोग के शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, इसमें चिपचिपाहट नहीं होती है, ये पसीना निकलता है। ठीक, मतलब या तो पसीना निकल जाएगा या तो होगा ही नहीं, लेकिन वो ना तो निकलेगा और ना तो ना होगा, ये भी महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा कि मतलब कि गर्मी चिपचिपाने वाली गर्मी होती है और उस धूप में नमी ज़्यादा होती है। इससे तगड़ी धूप अगर वो हो जाएगी तब भी उसका वाष्पीकरण इसकी अपेक्षा कम होगा। क्यों? क्योंकि उस धूप में नमी होती है। तो कुल मिलाकर के कि उस धूप में टेम्परेचर में जिसमें उष्णता ज़्यादा होती है वहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है। ठंडी के समय में आप देखेंगे कुछ नहीं होता, पानी आवरण मिलती है, आज साल ऐसे पड़ा रहेगा, धूप भी नहीं होती है, तो वाष्प कैसे बनेगा? बल्कि कुछ दिन के बाद देखते हैं तो पानी बढ़ जाएगा। भाई वो स्वस्थ बन के 2-4 बूंद उसमें गिरेगा तो पानी कम होने के लिए पानी बढ़ जाएगा। तो बहुत छोटी चीज़ें इसके बारे में लिखवा देते हैं, आपको जानते रहिए। लिखिए वाष्पीकरण। किसी तत्व या द्रव अवस्था से किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का वाष्प बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। अगली टॉपिक हम लोग देखेंगे जल मंडल। ये लास्ट में देखेंगे बहुत जल्दी। हाँ मतलब ये वाला मतलब ये खत्म हो गया, संविधान हो गया, हिस्ट्री में भी 2 टॉपिक हो गया सर। 2 कि 3 कितना होगा? 2 हो गया, 2-3 बचा होगा। हिस्ट्री आता है, चलो हर टॉपिक है इसमें। जानते हो इसका नियम पढ़ाने का क्या है? इसका नियम अगर आप लीगल तरीके से देखेंगे तो इस 4 पेपर को 4 लोग पढ़ाते हैं। सिर्फ आप डायरेक्ट वगैरह देखोगे या 4 नहीं तो 2 फिक्स है, कहीं 4 लोग पढ़ाते हैं। कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, कोई वो पढ़ाता है, कोई वो पढ़ाता है। तो समझो हम 5 टीचर का काम करेंगे, एक अपना हिंदी और 4 हिंदी, 5 नहीं तो 3 पक्का मान लो। लेकिन फिर भी ये खत्म हो जा रहा है, संविधान खत्म हो गया, उसके बाद हम आपको हिंदी खत्म कर देते हैं। ठीक, उसके बाद बचेगी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। अभी ये चला है कि तो क्लास कम से कम 25 अप्रैल तक ही चलेगी। जब तक एग्जाम की डेट नहीं आएगी BA-BSc की तब तक क्लास चलती रहेगी। तुम लोग का भी एग्जाम जल्दी रहेगा। एग्जामिनेशन फार्मल के साथ आ गया है, मैसेज गया होगा।
से ऐसा ना हो कि हम आप लोगों को करा दें, मतलब अगर 10 मई से नहीं तो 8 मई तक जरूर करा दीजिएगा। चलिए जल मंडल क्या चीज नहीं खत्म तो मुश्किल होगा, किसका किसका खत्म हो चुका है, मैथ खत्म, मैं साइंस कितना है ही मैथ एक ही पढ़ा तो क्या टॉपिक है साइंस दो बच्चे हैं। देखो साइंस आपको बताएं, साइंस मैथ हिंदी और संस्कृत ये बहुत छोटे से पेपर हैं। ये तो अगर अगर हमको कल हिंदी पढ़ाना होता तो 10 दिन वाले पेपर पर्याप्त था, 10 दिन में खत्म हो जाते, अब तो 3-4 दिन पढ़ाए होते। लेकिन ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत जल्दी पड़ जा रही है ना, और इसमें हम भाग नहीं सकते। भाई इतिहास में तो चलो एक बार आपको लिखवा सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में और संविधान में जितना समझा के धीरे धीरे पढ़ाए हैं, अगर हम चाहते तो जल्दी खींचने की कोशिश करते तो कभी खत्म हो गया होता, लेकिन फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो हमें लगता है कि संविधान में काफ़ी अपने हिसाब से मैं काफ़ी बेहतर ही पढ़ाया हूँ, और तुम लोगों को कितना समझ में आया पता नहीं आया है सब। क्योंकि देखो उससे 2 चीज़ें हैं कि तुम लोगों ने यहाँ थोड़ा सा BA का क्लास किया था, इसलिए कुछ ठीक ठाक समझ आया होगा। अगर बिल्कुल नहीं आप लोग पढ़े होते तो आपको भी कम समझ आता, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि पूरा अच्छे से समझा के ही चलेंगे। इतिहास में बहुत ज़्यादा समझाना रहता नहीं, उसमें तो बस बाप को वो मार दिया, उसको बाप उसको मार दिया, लड़का उसको मार दिया, उतना साम्राज्य इसका था, इतना वो काट दिया, ठीक। तो बस उसमें ये है कि हर काल का सामाजिक और आर्थिक जो चीज़ें थी उससे परिचय कराना कोई होता है। बाकी किसी का शासन काल आप देखेंगे, अभी मध्यकाल तक आते आते यही हुआ है, गद्दी के लिए लड़ाई हुई है, बेटे को बाप मार डाला, उसका फिर उसका लड़का मार डालेगा, उसका भाई मार डाला, कोई 100 भाई की हत्या करके कुर्सी हत्या लिया, यही सब होता है। तो उसमें बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। आइए हम लिखते हैं जल मंडल। लिखिए पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर लगभग 2/3 भाग, 2/3 भाग कोष्टक में 71% पर जलमंडल का विस्तार है। महासागरीय जल कभी भी स्थिर नहीं रहता, हवा चलने से, कभी भी स्थिर नहीं रहता, हवा चलने से जल में लहरें एवं तरंगें उठती हैं। चंद्रमा एवं सूर्य के, चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जल में ज्वरीय लहरें उठती हैं। ज्वरीय लहरें मतलब ज्वार भाटा वाली लहरें उठती हैं। महासागरों के
भौतिक एवं रासायनिक लक्षण, हाँ रासायनिक लक्षण जैसे तापमान, खारापन, घनत्व, बर्फ की मात्रा आदि में अंतर आने पर लहरों में भी अंतर देखने को मिलता है। लहरों में भी अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार महासागरीय जल में तीन प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। लहरें नंबर 1, धाराएं ज्वालामुखी नंबर 3 है। लहरें लहरें